आपको बताते चले कि इसी महीने की 6 तारीख की एक रिपोर्ट में पढ़ देती हूं, जिसमें है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में एमपी के पूर्व सीएम कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगा मामले में कमलनाथ की भूमिका को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को 23 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। आपको बताते चले 23 अप्रैल जब आएगा तब तक तकरीबन 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। एक मोटा मोटी 2019 के हिसाब से अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो क्या यह भी बड़ी वजह है, क्योंकि बीजेपी बार बार क्लीन स्वीप का दावा करती हुई तीसरी बार तीसरे टर्म में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम वायदे भी गिना रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो अवनिजेश अवस्थी जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से कहा जा रहा है कि वो तो सिख दंगों के आरोपी हैं, उनके खिलाफ खुद बीजेपी के नेताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा के रखा हुआ है, ऐसे में कमलनाथ कैसे शामिल हो पाएंगे बीजेपी में? देखिए चित्रा जी, बात यह है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। हाँ। उन पर आरोप है और लगातार आरोप लगते रहे हैं। अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। और मैं बीजेपी के बिहाफ पर नहीं बोलूंगा, मैं बीजेपी के लिए बिहाफ पर बीजेपी अपनी पार्टी बोलेगी। मेरा कोई उसके बिहाफ पर बोलने का कोई मेरा मंतव्य नहीं है। लेकिन एक बात मैं चित्रा जी आपको एक बात बताऊं कि तमाम लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी डर रही है इसलिए बाकी लोगों को बुला रही है, बाकी लोगों को कर रही है। अरे बाकी लोग आना चाहते हैं, ये भी तो देखिए ना, ये भी तो एक सच्चाई है। हारी हुई पार्टी में कौन जाना चाहेगा? ये कोई नहीं बोल रहा। ये ईडी सीबीआई आईटी लगाकर रखी हुई है पार्टी, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। एक बात बताइए, अगर इस समय बीजेपी हार रही होती, जैसा कि ये तमाम लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन वाले, तो ईडी सीबीआई से डर करके बीजेपी में चले जाते। इनको मालूम है ना कि जीत वहां हो रही है, इसलिए उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बात बड़ी साफ सी है चित्रा जी, एक बात नहीं। आप ये देखिए, सुनील जाखड़ से लेके अनिल एंटोनी तक, बलराम जाखड़ के बेटे उधर अनिल एंटोनी, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अशोक चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए पुरानी बात हो गई, मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ। अरे कमलनाथ जी अगर शामिल हो जाएंगे अवनिजेश जी, तो ये पूर्व 13वें सीएम होंगे कांग्रेस पार्टी के, जिनको बीजेपी अपनी जगह देगी। तो मतलब ये तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होती हुई चली जा रही है ना। चित्रा जी एक बात बता दीजिए, हारी हुई पार्टी की तरफ कौन जाता है? इसका कोई उदाहरण अगर आपको दिखता हो, या कोई ये सियासतदान जो आप कह रहे हैं, 12 तो पूर्व सीएम हैं जो इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 77 साल के हो गए हैं। कमलनाथ जी के बारे में कह रहा हूँ, और मेरा कोई कमलनाथ जी से कोई मेरा स्नेह और प्यार नहीं है कोई, मैं बिल्कुल साफ बता दूं। आते हो आए, ना आते हो ना आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो एक पर्सन कि बीजेपी डर रही है, एनडीए डर रहा है, इसलिए आ रहे हैं, इसलिए ले आ रहे हैं। अरे मोदी जी का तो है ना सबका मेन सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते, घूम फिर के उधर लेकर जा रहे हैं कि बीजेपी डर रही है इसलिए नेताओं को शामिल करा रहे हैं। रशीद किदवई जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। रशीद किदवई जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसके पहले तहसीन पूनावाला जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि यही करीबी हैं कमलनाथ जी के, जो इस वक्त हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए। आप बताइए कमलनाथ जी को इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर उन्होंने इनकार नहीं किया पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए, तो क्या तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे नेता ही हैं जिन्होंने दरवाजे रोक कर रखे हुए हैं कमलनाथ के लिए? तहसीन जी लेकिन ये तो नाइंसाफी हुई। मैं तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी करीबी हूँ, आपने एक ही का नाम लिया। आप मुझे प्रॉब्लम में ला रही है। लेकिन मैं जोक्स अपार्ट, नहीं, मैं कमलनाथ जी को भी जानता हूँ, तेजिंदर को भी जानता हूँ और काफी लोगों को जानता हूँ। लेकिन पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा कांग्रेस युक्त बीजेपी, चित्रा जी 2024 का चुनाव होगा कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी, इसके बीच में चुनाव हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगर कमलनाथ जी जाते तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी होने वाली है। मतलब जा रहे हैं, जोक्स अपार्ट, वे जा रहे या नहीं जा रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि वे नहीं जाए। लेकिन ये चीज तो है, इस चीज को माननी होगी कि कांग्रेस को अपने आप, और कल भी हमने कहा था कि कांग्रेस को मंथन करना बहुत जरूरी है कि क्यों लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ये चीज बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति इसलिए नहीं जा रहा कि ईडी या सीबीआई का डर हो, अलग अलग वजह होते हैं। ईडी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन हर व्यक्ति वो वजह नहीं थी। आज मैं पढ़ रहा था जैसे कि संजय राउत जी, महाराष्ट्र के मास लीडर, इतने बड़े लीडर के सोसाइटी का इलेक्शन नहीं जीतेंगे, वो बता रहे लोगों को कौन क्या जा रहा है। तो मैं ये सच्चाई है। तो ये जो इमैच्योरिटी ये बंद होनी चाहिए। अब आपके भी सुर बदल जाएंगे तहसीन पूनावाला जी, फिर विपक्ष में कौन बैठेगा?
आप भी यहाँ पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि संजय राउत जो अपना चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते, वो दूसरों को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत सकता है, ऐसा लग रहा है कि सब एक एक करके शिफ्ट होते हुए चले जा रहे हैं इधर। नहीं जयित्रा जी, मैं आपको स्पेसिफिकली कह रहा हूं, कांग्रेस में आज भी मास लीडर्स है, सचिन पायलट है, बहुत सारे मास लीडर्स है। हाँ। कांग्रेस को, और मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, भाजपा हारे, ये देश के लिए बेहद जरूरी है। अगर इस देश को जेन्युइनली डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना है, कांग्रेस को जीतना जरूरी है। तो उसके लिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना जरूरी है। उसके लिए हमें समझना होगा कि लोग क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमें मतलब, क्योंकि मैं अपने आप को विपक्ष में समझता हूं, क्यों छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम इस पर नहीं समझेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि लोग इसलिए हमें छोड़कर जा रहे हैं कि लोग डर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका समाधान नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बेहद जरूरी वजह यह भी है कि शायद कमलनाथ जी के जाने से भाजपा को इतना फायदा पॉलिटिकली नहीं होगा, एक आध लोकसभा सीट जीत जाएंगे, बट जो एक मैसिव ब्लो होता है इंडिया अलायंस पर कि एक के बाद एक नेता जा रहे हैं, उस पे जो परसेप्शन होता है, आज 2 दिन से हम कमलनाथ जी पे डिबेट कर रहे हैं, उसके पहले क्या हो रहा है कि इंडिया अलायंस, नीतीश कुमार जैसे एनडीए का हिस्सा बन गए, बिल्कुल वैसा ही होगा ये, क्योंकि कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के। अब केंद्र की राजनीति में रहे वो 2017-18 तक, और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। जी, तो क्या हो रहा है चित्रा जी, एजेंडा बीजेपी सेट करिए। अब मैं रोज आपके शो पे आकर बात करना चाहता हूं अनएम्प्लॉयमेंट पे, और आप भी शायद उस पर चर्चा करना चाहती, लेकिन एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है। तो बीजेपी इस चीज में हमें हरा रही है। हमें ये सोचना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, जब तक हम एजेंडा सेट नहीं करेंगे। ये बात मैंने आपके शो पे कई बात कही है। सितंबर हायत की मीटिंग से आज तक एक बार हमने एजेंडा सेट किया था, एक बार, बाकी सारे दिन रोज शाम को बीजेपी एजेंडा सेट करती। अब जब पता ही है कि कमियां क्या हैं, उसके बावजूद उसको अगर दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसमें बीजेपी की गलती तो है नहीं। अभी अगर मुझे एडवाइजर नहीं, ये दुग्गल साहब को जिनको एडवाइजर बनाए, ये जो दुग्गल साहब सारी जो उनके इर्द गिर्द गिरते, जो भी सोसाइटी के इलेक्शन नहीं जीते, तो फिर यही हाल होगा। तो अगर मुझे ले तो मैं उनको बताऊंगा क्या करना चाहिए। अब सब लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यकीनन विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे ढूंढने में। तहसीन पुनावाला जी, रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए। रशीद किदवई जी, लेकिन कमलनाथ को लेकर ये जो अटकलें चल रही हैं, हालांकि कमलनाथ ने डिनाई नहीं किया है, बीजेपी की ओर से भी इसको लेकर कुछ डिनाई नहीं किया गया है, जबकि मनीष तिवारी को लेकर खबरें चली तो उनके ऑफिस की ओर से इस बात को इनकार कर दिया गया। तो देरी के पीछे वजह क्या समझ में आ रही है? क्या बीजेपी के भीतर से कमलनाथ को लेकर विरोध के सुर शुरू हो गए हैं, खासतौर से जो सिख कम्युनिटी से आने वाले नेता हैं उनकी ओर से? इस वजह से अभी तोल मोल के बोलना चाहती है बीजेपी इस पूरे मामले पर? जी चित्रा, देखिए, जब भी कोई राजनीतिक खरीद फरोख्त होती है तो जो आदमी जो बिक रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों उसमें तरह के तरीके के पार्टनर होते हैं। और यहीं के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि कमलनाथ और पूरा उनके जो समर्थक विधायक जो है वो तमाम वो आने को तैयार है, और वो भाजपा के अंदरूनी तौर पे जो तेजिंदर बुग्गा वगैरह जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि राजनीतिक रूप से आकर देखें तो चित्रा जी, इस समय जैसे सर्वे में भी दिखाया सी वोटर में कि भाजपा इस समय अपनी जीत को लेकर उसे कोई संदेह नहीं है, पूरी तरह से आश्वस्त है। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष के ऊपर डाली है कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है, और विपक्ष की जो लीडरशिप है, दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जो तहसीन उस बात को नहीं मान रहे हैं, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को कौन चला रहा है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी चला रहे हैं? क्या कमलनाथ की जो शिकायत है या तकलीफ है वो कमलनाथ से, मल्लिकार्जुन खड़गे से है या राहुल गांधी से? इस बात को लेके कोई बात कोई साफ तौर पे नहीं समझ में आ रही है। लेकिन जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, जिसने चुनाव लड़ा हो, इतने पिछले 2 महीने में ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि वो अपनी पूरी राजनीतिक आस्था ही बदल के जा रहा है? ये बड़ा गंभीर घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अवनीश जी जो भी कहे, इसमें भाजपा भी दोषमुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि इस बड़े पैमाने पर जो खरीद फरोख्त हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए हाँ, बोल लीजिए अपनी जयेश अवस्थी जी। हाँ नहीं, मैं इसमें एक ही बात, राजीव जी इसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। आपने दो बातें कही। आपने कहा सी वोटर का सर्वे है और लोगों को लग रहा है, उसमें फिर खरीद फरोख्त की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाह रही है भाजपा। नहीं, आप ये बताइए ना कि इसमें खरीद फरोख्त कहाँ रह जाती है? आप एक तरफ कह रहे हैं सर्वे की वजह से जहां जीत रहे हैं, जिसमें जहां लग रहा है कि जहां जीत है, जो पार्टी जीत रही है, जहां सरकार बनेगी, जहां सत्ता होगी, मैं मानता हूं सत्ता की भूख में जा रहे हैं, लेकिन आप खरीद फरोख्त कैसे कह सकते हैं इसको? आप बोलिए। जो अभी चित्रा ने भी बताया, मैंने भी लिखा है, 15 भूतपूर्व मुख्यमंत्री गए हैं। क्या वो वैचारिक रूप से भाजपा की तरफ है? तो पहले क्यों नहीं गए? ये 2 महीने में क्या हो गया? अवनीश जी आप प्लीज बताएं। अनिल एंटनी को खरीद लिया, अनिल एंटनी को खरीद लिया, सुनील जाखड़ को खरीद लिया। आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो तथ्यात्मक बात है। खरीदने का मतलब, आपने कहा खरीद फरोख्त चल रही है, आपने कहा। हाँ, तो खरीद फरोख्त कोई पैसे की थोड़ी ना होती, विचारधारा की खरीद फरोख्त हो रही है।
अब विचारों की आप तो विद्वान आदमी है, आप तो विद्वान आदमी है, आप ऐसे रशीद जी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन अब ये विचारधारा वाली बात कौन सी पार्टी को दावा करके कौन सी पार्टी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ, विचारों की खरीद फरोख्त ही अगर हो रही है तो कौन सी पार्टी ये दावा कर देगी कि नहीं विचारों के मामले में हम बड़े धुले हुए हैं। किसी भी पार्टी को आप उठाकर देख ले, जितनी पार्टियां छोटी छोटी, अगर हम रीजनल पार्टियों को कहें, कांग्रेस पार्टी के विरोध में उन पार्टियों का जन्म हुआ, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नजर आती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हमें दिखाई देता है, बिल्कुल सबसे बड़ा एग्जांपल है। वहीं राजीव रंजन की पार्टी को भी देख लें, उनकी पार्टी ने भी अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया, कभी वो संघ पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। तो विचारधारा के मामले में बीजेपी महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाती है, उन्हीं के साथ जाके सरकार जम्मू कश्मीर में बनाती है। कांग्रेस पार्टी जिस शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे वाली, कितना अलग अलग तरीके का बयान हम सब जानते हैं, लेकिन फिर उसी शिवसेना के साथ वो सत्ता में आ जाती है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा देती है। तो विचारधारा के मामले में आज की तारीख में कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो पूरी तरह से पाक साफ है। लेकिन राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए, अगर जीत ही रहा है एनडीए, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर लेने की क्या जरूरत है राजीव रंजन जी? ये सवाल तो वाजिब है ना। देखिए, अब एक तरफ अगर मुकाबला जिम्बाब्वे और इंडिया का, आप मुकाबला आराम से जीत सकते हैं, या आप उन्हें 10 ओवर्स में ऑल आउट कर दें। तो क्रिकेट की जुबान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी कवायद को इस नजरिए से देखना चाहिए कि कांग्रेस और इंडिया की पराजय तो तय है, लेकिन हम अगर 400 सीटों के साथ ये जीत दर्ज करते हैं तो निसंदेह आने वाले अनेक चुनाव तक उसका असर दिखेगा भारतीय राजनीति में। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस ने 2024 के मुकाबले को खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, जीतने की बात नहीं, लड़ नहीं पाएंगे, जो उनके अंदर की उदासीनता है और तमाम तरह के जो उनके फैसले, जिस तरह से ठीक चुनाव की पूर्व संध्या पर आपकी यात्रा का पार्ट 2, और मैंने अनेक प्रवक्ताओं को सुना कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चुनाव के मौके पर गैर राजनीतिक यात्रा का मतलब क्या हो सकता है। एक तो आप अगर राजनीति का सही अर्थों में उसकी परिभाषा समझते हैं तो राजनीति ऐसी कोई गाली नहीं है कि आप उसको जोड़ करके आप अपनी बात नहीं कह सकते। इसलिए कि अगर आप बदलाव के लिए, सत्ता में वापसी के लिए आप अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ स्वीकार करें। दूसरी तरफ ये जो भ्रम की स्थिति है, जिसका नुकसान इंडिया के पूरे मतलब पूरी प्रक्रिया जो एक गठबंधन का स्वरूप बना, और उस दौरान भी कांग्रेस की ओर से उदासीनता का भाव था, लेकिन बाद के दिनों में बिल्कुल ऐसा लगा कि वो कहीं से भी वो इस अलायंस को आगे जारी रखने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश 2029 की है, और ऐसे में अनेक ऐसे दल थे जो 2024 में एक विकल्प के तौर पर इंडिया को देखते थे या उसके साथ अपनी मेहनत कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये पूरी तरह से ऊर्जा का